श्री अनिल गोयल जी, और यहाँ जिन 3 वार्डों के आज प्रतिनिधि प्रत्याशी इस नाते से आए हैं और यहाँ के सब लोग जो प्रत्याशी को जिताने के लिए आज हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे कृष्णा नगर से श्री संदीप कपूर जी, गीता कॉलोनी से बहन नीमा भगत जी, जगतपुरी से राजू सचदेवा जी, रोहतक वाले। अब मैं रोहतक वाले खास तौर पर क्यों कह रहा हूं बोला, सबको ध्यान में आ गया होगा, तो इसलिए ये रोहतकी बड़े कोतकी होते हैं लेकिन दमदार होते हैं, तो इसलिए बहुत एक दमदार हमारे राजू सचदेवा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष कुश बिंद्रा जी, उपस्थित इस क्षेत्र के इलाके के जागरूक नागरिक भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि चुनावी ये सभा है और चुनावी सभा जब होती है तो एक जागरूक नागरिक सब तरह की बातें सुनता है। कोई भी जो प्रत्याशी आता है वो अपनी बात अच्छी कहेगा, उनके जो नेता आएंगे वो भी अपनी अच्छी बात कहेंगे, विरोधी पक्ष के लोग आएंगे वो अपनी बात कहेंगे, और ये जो 8-10 दिन का चुनाव का एक दौर होता है, सबकी बातें सुननी होती है। एक समय था जब 40-42 दिन ये चुनाव चलता था, लेकिन अब युग बदल गया है, तो 12-14 दिन में ये सब चुनाव होता है। अपनी अपनी बात कहने के बाद भी मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि आखिर सबकी बातें सुनने के बाद ये मतदाता को निर्णय करना होता है कि ठीक आदमी कौन है, गलत कौन है, ठीक व्यवस्था किसकी है, गलत किसकी है, जनता के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में कौन सा विचार ठीक है, कौन सा गलत है। इन सब बातों का विचार अंत में आप लोग करना, और निश्चित तिथि कब है चुनाव, 4 दिसंबर को, उस दिन ये आपकी परीक्षा, आपकी भी परीक्षा, प्रत्याशियों की भी परीक्षा, पार्टियों की भी परीक्षा, सबकी परीक्षा है। तो हम उस दिन किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ये अपना विचार करना पड़ेगा। अब हम सारे देश को देखते हैं, पिछले 8 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये देश दुनिया का सिरमौर देश बनने जा रहा है, सबसे आगे बढ़ रहा है। दुनिया में बहुत चीजें नई नई कर दी हमने कि आज देश की जनता याद करती है। दुनिया के बहुत से देश कहते हैं कि भारत देश का नेतृत्व ये दुनिया को कुछ बताएगा, दिखाएगा, सिखाएगा। शांति पैदा करने के लिए भारत देश की विचारधारा दुनिया में श्रेष्ठ विचारधारा बनने जा रही है। और अगर उसके बाद नीचे उतरते हैं प्रदेशों में, देश भर में अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी इस समय अच्छा शासन दे रही है। और एक बात जब शुरू होते हैं हम, तो लगातार केवल 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक के शासन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिए। लेकिन अगर मैं बात दिल्ली की करूं, पता नहीं कौन सा वो लम्हा था, यहां पर अन्ना हजारे जी आए थे एक बीमारी को, बुराई को दूर करने के लिए। अब वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं थे, उन्होंने अच्छी बातों के लिए आगे बढ़ने का काम किया। इस दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उन्होंने उठाई, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे इस अच्छी बात को, अच्छे उद्देश्य का फल कोई और ही ले जाएगा। कहावत है कि आकाश से गिरा खजूरों में अटका, तो ऐसी जगह अटक गया यहाँ का मामला कि जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही थी, वो भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़कर के दिल्ली में शुरू हो गया। दिल्ली शासन में दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की सब सीमाएं तोड़ दी हैं। उनके मंत्री हों, उनके विधायक हों, जेलों में पड़े हैं, और वहां भी बैठे बैठे सारे संदेश सरकार के वहां से चला रहे हैं। नहीं, लोक लाज भी नहीं है।
लोकलाज ये होती है कि अगर आदमी कभी किसी कारण से बदनाम हो जाए तो जो थोड़ा नैतिकता रखने वाला आदमी होता है वो कहता है जब तक मेरी बदनामी दूर नहीं होगी तब तक मैं किसी राजकाज के काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये ढीठ इतने बने बैठे हैं कि मैं तो उस मंत्री को तब हटाऊंगा जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये मंत्री जो है भ्रष्टाचार किया है। अरे जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन तुम क्यों हटाओगे? उस दिन तो जनता हटा देगी, कोर्ट हटा देगा, तो लोग पीट देंगे उस दिन। नैतिकता ये कहती है कि एक बार आरोपित हुआ व्यक्ति तो आज ही छोड़ना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया था। आपको पता है कि केवल एक डायरी में नाम लिखा गया था आदरणीय आडवाणी जी को। आडवाणी जी ने उसी दिन सब पद त्याग दिए थे, पार्टी के, सरकार के सब। और जब तक इसमें से मैं साफ सुथरा होकर निकलता नहीं हूं तब तक सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लूंगा, ये उन्होंने संकल्प किया था। और अंतोगतवा झूठे आरोप उनसे वो बरी हुए, उसके बाद जाकर के सक्रिय राजनीति में आए थे। तो राजनीतिक आदमी का भी एक इखलाक होता है, एक सिद्धांत होता है, लेकिन इन्होंने सब सिद्धांतों को तोड़ दिया। नए नए घोटाले रोजाना आ रहे हैं, स्कूलों के घोटाले, बिजली के घोटाले, पानी के घोटाले, तरह तरह के। भी 4 दिन पहले मुझे पता लगा, 4 दिन का 2 ही दिन हुए हैं कि 1300 करोड़ रुपए स्कूल के कमरे बनवाने में खा गए। 1300 करोड़ रुपए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। और हम पड़ोस में ही हैं, हरियाणा के नाते। आप लोगों में से बहुत लोग हरियाणा से जुड़े हुए लोग होंगे, हरियाणा की सरकार को नजदीक से सुनते होंगे। कौन कौन है जिनका हरियाणा से संबंध है? जरा हाथ खड़ा करें। आधे लोग ऐसे जो हरियाणा से संबंधित। सबको जानकारी है इस बात की कि कहीं कोई भ्रष्टाचारी मिल जाए, चाहे कोई नजदीकी हो, दूर का हो, आधी रात पकड़ के ले आते हैं, विजिलेंस छापा मारती है और उसको उठा के अंदर कर देते हैं। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलने देते। हमारे यहाँ नौकरियों में, कांग्रेस के टाइम पर नौकरियों में भर्तियां, नौकरियों में भ्रष्टाचार, बदलियों में भ्रष्टाचार, सीएलयू में भ्रष्टाचार। वहां कहावत हो गई थी कि हरियाणा में कांग्रेस के समय कि बीबीसी की सरकार है। बीबीसी मतलब बदलियां, भर्तियां और सीएलयू, और उसी में सारा करप्शन। आज बिना खर्चे के, बिना पर्ची के और नौकरी मिलती है। 1 लाख नौकरी हमने 8 साल में, जिसको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, एक भी सिफारिश नहीं लगानी पड़ी। गरीब गरीब लोगों के घरों में जाकर के हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं नौकरी लग गई। आज एक सज्जन मुझे मिले कि मेरे 2 बेटे जो हैं वो दोनों, यानी कोई उनको भरोसा नहीं था कि नौकरी लग जाएगी, दोनों को नौकरी एक साथ लगी है और पहली बार नौकरी में लगी है परिवार में। बल्कि हम तो एक से एक हमने नियम बनाया कि जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, आज तक नहीं लगी, अभी नहीं है, उन परिवार के नौजवानों को 5% नंबर अलग देंगे ताकि उसको नौकरी पहले मिले। तो ये कुछ रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत बातें बोलने की हैं। यहाँ पर कैसे कैसे भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं। जैसे आजकल ये प्रदूषण का विषय खूब चला है, ये हमेशा गालियां देते रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब से प्रदूषण आता, पराली जलती है। अरे भाई, उस समय तो पंजाब में आप नहीं राज कर रहे थे, अब तो आप पंजाब में राज कर रहे हैं। आज सैटेलाइट बताता कि हरियाणा में कोई पराली नहीं जलती। पंजाब जो है लाल रंग का पूरा नक्शा उनका बनता कि पंजाब में सारी पराली आज भी प्रदूषण करती है। आज क्यों नहीं रोक सकते उसको? और इन्होंने एक ड्रामा किया। यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वहां इन्होंने कहा कि एक दवाई बनी है जो अगर छिड़क दी जाए खेतों में तो पराली अपने आप खत्म हो जाएगी। दवाई लेके आए 40,000 रुपए की, उसको फिर बांटना शुरू किया। 23 लाख रुपए उसके बांटने में लगा दिए। 40,000 की दवाई, 23,000 बांटने में। और फिर यहां तक रुक जाते तो कोई बात नहीं। उसका जो प्रचार किया, उस प्रचार में 14 करोड़ रुपया लगा दिया उन्होंने। 14 करोड़ रुपया, शर्म आनी चाहिए। 14 करोड़ रुपए। और लाभ कितने किसानों को हुआ है? सिर्फ 300 किसानों को। 300 किसानों को।
तो इसलिए मित्रों, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी इन्होंने। और ये जो संकट पानी का है यहाँ का, ये हमेशा जब भी पानी, ये ठीक है दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, पानी मिलना ही चाहिए, लेकिन जरा भी कोई समस्या आती है क्या कहते हैं, हरियाणा ने पानी नहीं दिया। हरियाणा ने 750 क्यूसेक पानी देना होता है, हमने आज 1019 क्यूसेक, 250 क्यूसेक से ऊपर पानी हम आज भी ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि दिल्ली की जनता भी आखिर हमारी अपनी जनता है, पानी की जरूरत हो कि हम देंगे। लेकिन कभी कभी हरियाणा का भी संकट होता है, हम कहते हैं भैया आज हरियाणा का संकट है तो पानी जरा और प्रदेशों से मांग लो। पहले तो ये कहते थे कि भाई और प्रदेशों से मैं कैसे मांगू, पड़ोस में तो हरियाणा ही है। और हम कहते हैं हमारी लड़ाई पंजाब के साथ है, पंजाब हमको पानी नहीं देता। आज तो पंजाब भी आपके पास है, तो पंजाब से पानी हमको दोगे, हम भरपूर मात्रा में दिल्ली को और ज्यादा देंगे। ये काम तो करके दिखा दो। उस काम को भी कर नहीं है, वहां भी राजनीति कर रहे हैं। एसवाइल का सिलसिला 12-14 साल से कोर्ट में हम जीत चुके हैं, जीतने के बाद भी वो नहर खोदने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। तो वो एक प्रकार से देखा जाए पंजाब का हित करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन दिल्ली से दुश्मनी जरूर उनकी निकलती है कि दिल्ली में कहीं ज्यादा पानी ना पहुंच जाए। हम तो कैरियर हैं, उधर से लेके इधर देने वाले हैं, अपने हिस्से से भी कुछ दे देंगे, लेकिन हरियाणा पंजाब का पानी हमको हरियाणा को दिलाओ तो सही। तो ये दोगली राजनीति करने वाला ये व्यक्ति, किसी तरीके से भी इसका कोई सिस्टम नहीं है। जबकि हम, चाहे हमारे पहले यहाँ कारपोरेशन थे, 3 नगर निगम जो थे, अब ये 3 नगर निगम की कहानी बड़ी आपको पता ही होगा कि शीला दीक्षित ने 1 नगर निगम को 3 नगर निगम किए थे। मालूम नहीं क्या स्वार्थ था, मालूम नहीं। लेकिन हमारे केंद्र सरकार ने आकर के कहा कि नहीं, दिल्ली का एक ही नगर निगम होना चाहिए। और अब ये जो नगर निगम की ताकत है, ये दिल्ली सरकार से कम नहीं होगी, उसके बराबर की एक सरकार होगी कि अब कोई गलत काम करेंगे तो नगर निगम भी पकड़ करके और निकाल लेगा जहां से निकालना है। केंद्र इनको पैसे देता सरकारों को कि आप आगे नगर निगमों को पैसे दो। इस क्षेत्र के भी 3000 करोड़ रुपया पिछले नगर निगम का आज भी दिल्ली सरकार की तरफ बकाया है। अगर वो 3000 करोड़ रुपया इस इलाके को नगर निगम को देते तो हर एक पार्षद अच्छा काम पहले भी करा सकता था। 3000 करोड़ रुपया पिछला आज भी रुका हुआ है, और अगर तीनों नगर निगमों का इतना ही होगा तो लगभग 10,000 करोड़ रुपया होगा जो केंद्र ने इनको दिया दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को नहीं दिया। तो सौतेला व्यवहार करने वाली ये सरकार आज आपको संभलना होगा। संभलने के बाद जब दिल्ली की बारी आएगी सरकार की तब देखेंगे, लेकिन एमसीडी की बारी आज ही है। आज आप मजबूती से अपना एमसीडी की सरकार बनाओ। ये सरकार भी उतनी ताकतवर है जितनी दिल्ली की सरकार है। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, आपकी पानी की समस्याएं भी ठीक होंगी, आपका प्रदूषण की समस्या भी ठीक होंगी। हम करते हैं सेवा का काम, सेवा भाव से करने वाली सरकार आपको एमसीडी की चुननी होगी। फिर ये जो खोखले विचारों वाली सरकार, इसकी कोई चिंता मत करना। जनता को आपको समझाना होगा कि किस प्रकार से हम काम करते हैं। मोदी जी जैसा कहते हैं कि मैं देश का सेवक हूं, वो ऊपर सेवक हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री सेवक हैं, तो यहां एमसीडी में एक एक पार्षद ये भी सेवक बन के काम करेगा। मित्रों, सेवक बनकर आपके 3 पार्षद यहां खड़े हैं, प्रत्याशी 4 हो गए हैं। अब मीनाक्षी शर्मा जी अनारकली से चौथी भी आ गए हैं, तो 4 पार्षद प्रत्याशी आपके खड़े हैं। ये चारों पार्षद चुनने के बाद एक मजबूत नगर निगम बनाने में जो अपना सहयोग करेंगे और उसमें सारे विकास के काम पूरे कराए जाएंगे। अब चूंकि ताकत ज्यादा हो जाएगी, उस ज्यादा ताकत के बाद दिल्ली सरकार कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगी। अब दिल्ली सरकार गड़बड़ करेगी तो सैंडविच की तरह पीस देंगे, ऊपर केंद्र सरकार है, नीचे एमसीडी हो जाएगी, सैंडविच समझते हैं ना, पीस के रख देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। और हमारे पार्षद भी, जो पार्षद खड़ा करते हैं, वो एक प्रकार से उनके ऊपर ये पहले से भरोसा होता है कि भ्रष्टाचार करेंगे नहीं और कोई करेगा तो उसको करने नहीं देंगे।
क्यों, ये बात ठीक है ना? चारों प्रत्याशी ठीक है ना? केवल कहने से नहीं, जनता के सामने संकल्प करना होगा। आप हाथ सामने खड़ा करो, मेरे पीछे दोहराओ, एक हाथ सामने, एक हाथ, संकल्प करो, मैं पार्षद चुने जाने के बाद न भ्रष्टाचार करूंगा और न ही किसे करने दूंगा। कोई भ्रष्टाचार करेगा उसका डट करके हम लोग मुकाबला करेंगे। तो ये जो दिल्ली सरकार के लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनका मुकाबला भी हमको करना है। मित्रों, जनता के लिए कितने काम किए उन सबको आपको यहां सब नेताओं ने बताया होगा। रसोई के अंदर अगर हमारे यहां चूल्हा किसी का नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे गैस कनेक्शन सबको दिए हैं। कहीं पानी नहीं है तो पानी सबको दिया है, बिजली नहीं है तो बिजली सबको दी है। ये शहर का इलाका है इसलिए उतना महत्व पता नहीं है। जहां पूरे देश में ऐसे दूर दराज के इलाके जहां सड़कें नहीं है, सड़कें सब दे दी प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से, उज्ज्वला योजना के नाम से, हर घर में और रसोई के अंदर उन्होंने गैस पहुंचा दी है। हर व्यक्ति का, गरीब आदमी का जो बीमा है, यानी स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का बीमा आयुष्मान भारत के नाम से, ये भी गरीब जनता को सबको दे दिया है। और बल्कि आज तो गुजरात सरकार का जब मैनिफेस्टो निकला है, उन्होंने घोषणा की है, तो गुजरात सरकार ने की है, केंद्र ने नहीं। उनका कि हम आएंगे तो 5 लाख का 10 लाख रुपया करेंगे। ये आगे चल करके प्रदेश सरकार के ऊपर जब उनको हाथ लगाना होगा तो हम भी ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि गरीब आदमी को पर्याप्त लाभ मिले। जिस व्यक्ति के सिर पर छत नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको सबको मकान दिए। इन्होंने भी घोषणा की, यहां मुख्यमंत्री नाम से योजनाएं बनाई, केंद्र की योजनाएं नकार दी, लेकिन घोषणा होने के बाद एक भी मकान दिया नहीं है। बल्कि हमारे यहां नगर निगमों ने केंद्र सरकार की सहायता से कालकाजी में मकान बनाए हैं। अभी कालकाजी में मकान बना करके सब अलॉट भी कर दिए हैं। आगे इस वर्ष के अंदर 1 लाख मकान केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली के गरीब लोगों को मिलने वाले हैं। 10 लाख मकानों की केंद्र सरकार ने योजना बना दी कि सीधा बना करके देंगे। प्रदेश सरकार सहायता नहीं करती है, मत करे, केंद्र सरकार हमारे पास है, नगर निगम हमारे पास हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का पूरा भला और ये जो है हम करने वाले हैं। जहां तक स्वच्छता सफाई की बात है, क्योंकि दिल्ली के साथ हमारी लड़ाई भी बहुत है इस विषय में। नजफगढ़ नाला आपके यहां तो नहीं है, वो हमारे पश्चिमी दिल्ली से निकलता है, यानी वहां हरियाणा गुड़गांव तक तुम साफ करके लाते हैं। गुरुग्राम के बाद दिल्ली में पहुंचते ही नजफगढ़ से आगे उसकी खुदाई, उसकी जो है सफाई नहीं करते हैं। गाद भरी रहती है, पानी रुक जाता है। गुड़गांव के 2000 एकड़ एरिया में पानी फैला होता है, 2000 एकड़ में। हम कहते हैं सफाई करो, सफाई नहीं करते। अंतोगत्वा केंद्र सरकार को कहकर के हमने कमेटी बनाई कि नजफगढ़ से लेकर के यमुना तक 5 मीटर डाउन इतना उसका स्लोप है। अब जब सफाई होने लगी है तब जाकर के वो पानी निकलने लगा। यमुना को दूषित करने का काम इन लोगों ने किया है। बहुत हमारी लड़ाई होती है कि यमुना के अंदर पानी, वो गंदा पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद पलवल में ना जाए। हम सारा पानी साफ करके भेजते हैं। सोनीपत तक हर नाले के ऊपर हमने एसटीपी प्लांट लगाए हैं ताकि गंदा पानी यमुना में ना जाए। लेकिन दिल्ली आते ही इनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि पानी का गंदे का सफाई कैसे करें, करना पड़ेगा। स्वच्छता नगर निगम के जिम्मे अब ये सफाई के काम भी है। ऑलरेडी जो पहले नगर निगम है उनके अंदर यहाँ 2339 गाड़ियां डोर टू डोर जाकर के सफाई करती हैं, डोर टू डोर जाकर के। और अब तो एक व्यवस्था बनाई है कि वहां गाड़ी घर में बाहर पहुंचते ही और नए प्रकार का सायरन की आवाज करती है और घर से कूड़ा लेकर के आ जाती है महिलाएं। ये व्यवस्था नगर निगम की है, हम करते हैं, बढ़िया से बढ़िया करते हैं, लेकिन और अच्छे प्रकार से इसको आगे किया जाए। और जो इनका काम है वो इसको करते नहीं है, इसलिए इन सब चीजों का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। आज भी नगर निगम के पार्क 3000 हमारे पार्क हैं जहां ओपन जिम लगी है, 3000 ओपन जिम है। तो ये सारे काम जो नगर निगम के विस्तार से, जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में भ्रष्टाचार तो अलग बात है। ये जो गुणगान करते रहते हैं, हम कहते हैं स्कूल कितने चलाते हो भाई? 1047 स्कूल दिल्ली सरकार चलाती है। और हरियाणा सरकार मालूम है कितने स्कूल चलाती है?
14,000 स्कूल है हमारे, 14,000। यानी दिल्ली सरकार कहां खड़ी है और मुकाबला करेंगे कि हम जो है सबका स्कूल अच्छे चलाते हैं। इससे ज्यादा तो नगर निगम के कितने 1100 स्कूल है, 1600 स्कूल नगर निगम चलाता है और दिल्ली सरकार 1000 स्कूल चलाती है सिर्फ। जबकि ये राज्य सरकारों के काम होते हैं शिक्षा देना। हमारे यहाँ प्राइमरी शिक्षा जो है वो नगर निगम के जिम्मे है, उसके ऊपर तो उनकी है, लेकिन हर बच्चे को शिक्षा देना भी दूभर है, देते नहीं है। कहानियां बनाई हुई हैं। आपके जो क्लिनिक मोहल्ले बनाए हमने, मैं एक दिन स्वयं क्लिनिक मोहल्ले जाकर के मैंने गाड़ी रोक ली भी, एक जगह लिखा हुआ था मोहल्ला क्लिनिक, जाके खड़ा हो गया, दरवाजा बंद, बाहर गधे और कुत्ते वो घूम रहे थे। ये जो आपका निजामुद्दीन इलाका है, रेलवे वो जो ऊपर पुल बना हुआ है उसके नीचे बना के रखा हुआ है। तो ये नाम के ऐसे क्लिनिक मोहल्ले बनाए हैं दिखाने के लिए। 10-5 अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो सब प्रदर्शन करने के लिए। क्या आप हर मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली संयोग से, यानी एक व्यापारियों का शहर है, व्यापारी ज्यादा है, किसान तो यहाँ ज्यादा है नहीं। और व्यापारियों के बारे में पता नहीं क्या क्या ये व्याख्यान करते हैं। दिल्ली की मंडियों के व्यापारी हमारे पास आते हैं कि हमको थोड़ा जमीन दे दो, हम अपनी मार्केट को यहाँ लेके आना चाहते हैं। चाहे भगीरथ प्लेस की मार्केट हो, चाहे खारी बावली की मार्केट हो, चाहे सदर बाजार की मार्केट हो, सब लोग आकर के हमारे यहाँ मार्केट में लाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मार्केट को कोई सुविधा देते नहीं है। व्याख्यान बड़े बड़े करते हैं व्यापारी की सुविधा। हर व्यापारी के लिए हमने बीमा कराया हुआ है, व्यापारी बीमा योजना, कि उसके यहाँ कोई नुकसान हो जाए, प्राकृतिक नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपदा आ जाए, हम उसका बीमा कराते हैं। तो मित्रों, हरियाणा बहुत चीजों में इनसे आगे है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि एमसीडी जीत के बाद में दिल्ली सरकार जीत करके देश भर में जितने अग्रणी प्रांत है, उन अग्रणी प्रांतों में दिल्ली को बना के दिखाएंगे। ये मेरा वायदा है पड़ोसी होने के नाते से। इसलिए आप लोग आने वाले 4 तारीख को, समय बहुत कम रह गया है, हर घर में जाइए, हर परिवार में जाइए और वोट मांगने का काम करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, वोट देने वाले वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मांगने के लिए नहीं जाओगे तो कई बार वो घर बैठा रह जाता है और देता भी नहीं है वोट। उदाहरण के लिए, अगर हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं किसी की शादी हो, तो शादी में हमें पता है कि 5 दिन बाद शादी है, अगर कार्ड नहीं आए तो हम जाते हैं क्या? जाते हैं? क्यों नहीं जाते? क्या होता है? अगर कार्ड नहीं आया, शादी तो है, रिश्तेदार भी है, तो क्यों नहीं जाते हैं? चले जाएंगे तो क्या होगा? बोलो। अनादर होगा, अनादर होगा, अपमान होगा। कभी कभी वोटर के मन में भी ये आता है कि वोट तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन किसी ने आगे मांगा ही नहीं वोट, तो मैं वोट नहीं दूंगा। क्योंकि मन में विचार आता है कि अभी से ये हाल है, ये चल के क्या करेंगे। तो इसलिए वोट मांगने जरूर जाना है। बहुत असर होता है। अपने यहाँ तो जाना ही जाना, अपने लोग हैं जो हमारे विपक्ष के विरोधी लोग हैं, उनके यहाँ भी जाना है। उनको जब तक अपनी बात बताएंगे नहीं, तब तक उसको भी पता नहीं लगता कि कौन क्या है। हम अपने वोटों के साथ साथ यदि इस प्रतिशत को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक विषय, ये पार्टियों का जब मल्टीपल इस प्रकार का मुकाबला होता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, चतुर्कोणीय होता है, तो थोड़े वोट से काम चलता है। लेकिन जब सीधा मुकाबला हो जाए तो वोट अपने को बढ़ाने होते हैं। तो वोट बढ़ाने के लिए विपक्षी पार्टियों के वोट भी अपने साथ कैसे आए, इसका जरूर विचार करो। एक छोटी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा मैं। हम जानते होंगे दिल्ली के लोग, एक बहुत बड़े नेता श्री सिकंदर बख्त हुए हैं। सिकंदर बख्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुए। लेकिन बहुत साल पहले, लगभग 50 साल पहले, वो कांग्रेस के नेता होते थे। जब कभी अपना दीपक का निशान, जनसंघ की पार्टी थी, उस समय की बात बता रहा हूं, लगभग यानी 60 साल पहले की बात कह सकते हैं। दिल्ली में ही रहते थे किसी मोहल्ले में, तो एक चुनाव आया। उस चुनाव में एक कार्यकर्ता जनसंघ का उस गली में ही था जिसमें उनका घर था। रामू उसका नाम था। पार्टी ने कहा कि हर घर में वोट मांग के आना। 6 हफ्ते थे चुनाव में बाकी।
वो रामू हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से माताजी निकल के आए। माताजी सिकंदर वक्त नहीं, वो तो अपने काम में गया है, पार्टी के काम में, क्योंकि कांग्रेस का काम वो करते थे। तो माताजी कोई बात नहीं, हमारा ऐसा ऐसा कैंडिडेट खड़ा है, ये चुनाव आ रहे हैं और आप हमको वोट देना दीपक के निशान पर लगाकर। चला गया। अगले हफ्ते फिर आया, माताजी मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, फला जगह रहता हूँ, हमारी पार्टी जनसंघ दीपक का निशान, आपने हमें वोट जरूर देना है। दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह, पांचवें सप्ताह लगातार गया। और माँ भी सोचे ये आदमी कैसा है, बार बार आ जाता है। जब छठे सप्ताह वोटिंग के दिन रिक्शा ले जाके खड़ा कर दिया। कहा माताजी आप बुजुर्ग हैं, चलो आपको वोट डलवा के लाता हूं। बैठा लिया रिक्शा पर। जाते हुए भी वही बात, माताजी मेरा नाम रामू है, हमारी जनसंघ पार्टी है, हमारा ये कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हमारे नेता बड़े अच्छे हैं, आप हमारे कैंडिडेट को वोट डालने के लिए, उस समय बैलेट बॉक्स होता था, एक मत पत्र मिलता था, दीपक के निशान पर मोहर लगा के हमको वोट देना। माताजी बड़ी प्रभावित हुई और आओ देखा नहीं ताओ देखा ना, अंदर अपना बैलेट पेपर खोला और दीपक के निशान पर मारी मोहर, मार के आ गई। घर आए तो सिकंदर वक्त शाम को घर आते हैं, माताजी मैं थका हुआ हूं, मुझे पानी हाथ मुंह धोकर खाना खिलाओ, सो जाऊंगा, जल्दी सोऊंगा। क्यों? कि मैं थक गया हूं। क्या किया है? मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने गया था, वोट डलवा के आया हूं, सारा दिन काम किया है। कि तुमने कुछ काम नहीं किया। तो काम किया कि नहीं किया? इस बार तेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा कांग्रेस का। कौन जीतेगा? इस बार जनसंघ का कैंडिडेट जीतेगा। उनका मां तुम क्यों रही है ऐसा कह रही है? इसलिए कह रही हूं कि मैं सिकंदर बख्त की मां, मैं खुद दीपक पर निशान मोहर लगा के आई हूं और दीपक के ऊपर वोट दे के आई हूं। अब सिकंदर वक्त हैरान हो गए, कैसे कैसे हो गया? तब मां ने बताया कि यहाँ एक रामू नाम का उनका कार्यकर्ता रहता है, मेरे पास 6 बार वोट मांगने के लिए आया और तूने एक बार भी वोट नहीं मांगा मेरे से। तो भाइयों, वोट लेने के लिए सबसे पहले अपने घर से शुरू करना। कहीं ऐसा ना हो घर वालों से वोट हम नहीं मांगे और कोई और ही आके, ठीक है ना? तो अपने घर में वोट मांगना, पड़ोसियों के मांगना, गली मोहल्ले में सबसे मांगना। दिन भले ही आज 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो इन 7 दिनों में हर व्यक्ति से वोट मांगना है। तो आप कहेंगे कि उनसे तो वोट मांगने जाएंगे, हमसे कौन वोट मांगा ही नहीं किसी ने। मैं आज इसी काम के लिए आया हूं और मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, वोट मांगता हूं कि इन प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमल के निशान वाला बटन दबा करके और ज्यादा ज्यादा मतों से उस दिन जो है सुबह सुबह लाइन में लग जाना। क्योंकि एक और भी विषय ध्यान रखना, हमारे इलाके में भी 20% वोट ऐसे होंगे जो किसी के पक्के वोट नहीं है। वो आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं क्या कि जो पार्टी जीतेगी उसी को देंगे। अब अभी तो वोट हुआ नहीं, अभी गिनती हुई नहीं, कैसे पता लगेगा कौन जीतेगा? इसका भी फार्मूला है कि सुबह सुबह सबसे पहले अपने जो वोटर हैं उन सबको लाइन में लगा के और वहां चर्चा होनी चाहिए, भाई आज तो जो है हमारे मोहल्ले का, हमारे बूथ में सबसे ज्यादा कमल के फूल का निशान वाले लोग थे, कमल वाला जीतेगा। ये माहौल अगर बना दोगे तो फिर दोपहर तक जो घर में बैठे हैं, दोपहर बाद वोट करने आते हैं, उन तक भी खबर पहुंच जाएगी, भाई इस बार तो जो ना कमल वाले जीत रहे हैं। और कमल वाले जीत रहे हैं तो वो भी आके वोट कमल को ही डालेंगे। इसलिए उनका जो धर्म है कि जीतने वालों को जिताओ, हारने वाले को हराओ, इस धर्म को पूरा करने के लिए उनको ही मौका दे दो। तो इसलिए आप सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर एक ही नारा, क्या कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान, जोर से बोलो भाई, पहले मतदान। हाँ, और संयोग से अगर किसी के परिवार में 3 तारीख को शादी हो बेटी की, तो कई बार रात को शादी होती है, सुबह सुबह बेटी का कन्यादान करते हैं ना, तो उस बेटी का वोट भी यही बना हुआ है। क्योंकि अगर कन्यादान कर दिया बिना वोट डाले तो वो बेटी तो आगे जाएगी, वहां उसका वोट ही नहीं है ना। तो इसलिए उसका भी पहले कन्यादान, पहले मतदान फिर कन्यादान, पहले मतदान फिर कन्यादान।
राष्ट्रीय धर्म से भी निभवा दो। इसलिए इस एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। आप लोग ज्यादा वोट डालें और उस दिन 4 तारीख को सुबह सुबह मशीनें भी हमारी वो भी कमल 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 देख करके उनको भी हैरानी हो जाए, इतने कमल एक साथ। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। आप चारों हमारे प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट दे करके और आप जिताएं, यही आपसे निवेदन। धन्यवाद। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे सीधे तौर पर, और स्कूल बनवाने के नाम पर भी पैसे खाए गए हैं, ये तमाम विरोधी दलों पर भी वो बात कहते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान और वोट की अपील करते हुए नजर आए। और यहाँ पर तमाम विरोधी पार्टियों की अगर बात करें तो नए घोटालों का जिक्र यहाँ पर सीएम मनोहर लाल उनके करता नजर आया। और भ्रष्टाचार मिलते तुरंत कार्रवाई होती है हरियाणा में, इस बात का जिक्र भी सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर किया। और जो भी हरियाणा का मॉडल है उसका जिक्र करते हुए सीएम मनोहर लाल यहाँ पर नजर आए और वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है और हरियाणा से स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने तमाम अपने राज्य की तमाम चीज़ें गिनवाई और अपना मॉडल राज्य का गिनवाया और भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई होती है। और दिल्ली में सरकार पर भी, आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए सीधे तौर पर सीएम मनोहर लाल यहाँ पर नजर आए।